छात्र मित्रों, मैं रुमाली सर कक्षा 9वीं हिंदी के लिए पहली इकाई जो है, कुल मिला के कक्षा 9वीं के लिए हमारे लिए पहली इकाई और दूसरी इकाई इसका अभ्यास पूरी तरह से करना है। साथ में व्याकरण का भी अभ्यास करना है। तो छात्रों, यहाँ पर पहली इकाई में कुल 11 पाठ है और दूसरी इकाई में 11 पाठ है। तो पहली इकाई जो है, पहली इकाई की जो पहली रचना है चांदनी रात, हम यहाँ पर देखेंगे कि पहली इकाई की पद्य रचना जो है चांदनी रात, उसका हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो इसकी रचयिता जो है मैथिली शरण गुप्त। मैं आपको सबको सूचना करता हूँ कि ये किताब निकालो और साथ में इस वीडियो देखते समय उस किताब निकाल कर उस रचना को समझो और उस कविता का अभ्यास करो, पढ़ते रहो, तो तभी अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जो है हिंदी साहित्य के महान जाने माने साहित्यिक थे और उनका जन्म जो है 3 अगस्त 1886 उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। और वे उनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाएं विशेषताओं और करुणा की भावना से ओतप्रोत है। उनकी रचना है साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथवच, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि उनकी नाटक रचनाएं प्रसिद्ध है। इस पद्य संबंधी क्या कहना चाह रहे हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। खंड काव्य से ये रचना ली गई है। खंड काव्य किसको कहेंगे? इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। ये खंड काव्य की विशेषता रहती है। तो इस प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य में से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहर वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो छात्रों, यहाँ पर हम देखेंगे रचना को प्रारंभ करते समय जो यहाँ पर जो कुछ दिया है सूचना, वो हमें यहाँ पर समझना है और फिर इस रचना के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि पहले लिया है कि आसपास आपके परिवेश में किसी सुंदर स्थल का वर्णन निम्नलिखित आधार पर कीजिए। सुंदर स्थल का वर्णन निम्नलिखित आधार पर कीजिए। क्या है वर्णन? सुंदर प्राकृतिक स्थल का नाम, पद तथा विशेषताएं बताने के लिए कहे। कहाँ वहाँ तक की दूरी का तथा परिवहन सुविधाएं पूछे। निवास, भोजन आदि की व्यवस्था के बारे में वो चर्चा करें। प्राकृतिक संपत्तियों की आधारित उद्योगों के नामों की सूची बनाएं। यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्य दिया है, तुम्हें जरूर करना है। और फिर कविता को हम प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी इस रचना के बारे में? प्रकृति का मनोहर वर्णन यहाँ पर किया है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी और अंबर में। कवि क्या कह रहे हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों यानी चारों का मतलब क्या दिया है? सुंदर। चारों चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, सागर में, जल में, नदी में, पानी में और जमीन पर वो किरणें हर जगह दिखाई दे रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और ये चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश कैसे बिछा है? चंद्रमा का प्रकाश जमीन और जल पर फैला है और फिर समूचे नभमंडल में फैला हुआ, और वो उन्हें सबको प्रकाशित कर रहा है ना। ये चंद्रमा का प्रकाश जल थल में फैला हुआ है, समूचे नभमंडल में फैला हुआ है। और फिर अंबर यानी आकाश, अवनी और अंबर तल में, पृथ्वी और आकाश में, नभ जल थल पर यह सब प्रकाश चंद्रमा का फैला हुआ है। कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, यहाँ पर हम समझेंगे। दूसरा जो है, दूसरी जो पंक्तियाँ हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। आगे चलकर कवि क्या बता रहे हैं? पुलक यानी हर्ष, आनंद। पुलक प्रकट करती है धरती, ये धरती आनंद प्रकट करती है, हर्ष से उल्लासित होती है। हरित तृणों की नोकों से, सब तरफ जो है हरियाली फैली हुई है, और हरी हरी घास के नोकों से ये पृथ्वी की ऊपर पड़ी जो चंद्रमा की प्रकाश है,
इन नोकों से वो चमक उठे हैं, है ना। हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और फिर ये जो चंद्रमा का जो प्रकाश फैला हुआ है और हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है, आनंद हो रहा है पृथ्वी भी। और इस तरह से मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं, एक मानव प्रकार के वो अत्यंत आनंद व्यक्त कर रहे हैं चंद्रमा का इस प्रकाश का। ऐसा लगता है कि वे जैसे भी वो अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, यानी हरियाली भी, घास भी हर्ष प्रकट कर रहा है और साथ में पेड़ पवन भी इस झोंकों से हिलने से आनंद व्यतीत कर रहा है, ऐसा मानो आभास हो रहा है। सुंदर वर्णन यहाँ पर कोई ने किया है। तीसरी रचना देंगे हम। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। क्या कह रहे हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निकली हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है, गजब की निर्मल है। और वह रात कितनी शांत है, निस्तब्ध यानी शांत, कितनी शांत लग रही है रात, निशा यानी रात, कितनी शांत लग रही है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, सर्वत्र मुक्त रूप से एक सुमंद मंद मंद गंध फैला हुआ नजर आ रहा है। खुशबू, गंध यानी खुशबू, सर्वत्र मंद मंद खुशबू फैली हुई है। और फिर क्या कह रहे हैं आगे कवि, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल ना हो। पृथ्वी पर ऐसी कौन सी दिशा नहीं है कि जिस पर इस प्रकाश का, इस आनंद का माहौल ना हो। इस तरह से कवि कह रहे हैं कि है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। निरानंद यानी सर्वत्र आनंद है, ऐसी कौन सी दिशा नहीं है जहाँ पर ये आनंद नहीं है। यानी मानो पृथ्वी पर फैला चंद्रमा का प्रकाश सब तरफ से फैला हुआ मंद मंद खुशबू दे रहा है और फिर सबको आनंद दे रहा है। और फिर आगे देखेंगे, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। और ऐसे में इस रात में केवल क्या कहना चाह रहे हैं कि नियति, कभी कहते हैं कि कोई भी गतिविधि या जो कार्यकलाप हो रहा है, गतिविधि, कार्यकलाप यानी गतिविधि, कोई भी कार्यकलाप जो है, गतिविधि है, बंद नहीं है, बंद नहीं अब भी चलती है नियति नटी के कार्यकलाप यानी गतिविधियाँ बंद नहीं है, वो चुपचाप अपने आप चल रहे हैं। और फिर रात्रि के नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत शांत शांत एकांत भाव से हो रहा है, कहीं किसी का शोर नहीं, चुपचाप नियमित रूप से नियमों के साथ ये कार्यकलाप नज़र आ रहा है। इसलिए कभी कह रहे हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है, रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप, रात्रि रूपी नियति नटी, रात्रि रूपी नटी के कार्यकलाप अपने अपने एकांत भाव से नियम से चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से हो रहा है, एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कोई कहीं कोलाहल नहीं है। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि कार्यकलाप जो है चल रहे हैं नियति के अनुसार। तीसरी पंक्ति में हम देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पेज बदलना है हमें और फिर दूसरे पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। बहुत ही सुंदर रचना है यहाँ पर कवि द्वारा। क्या कह रहे हैं आगे, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कभी कह रहे हैं कि ऐसे रात में चुपचाप कार्यकलाप हो रहे हैं, चंद्रमा की चंद किरणें सब तरफ फैली है और फिर जैसे सुबह होती है तो क्या होता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और कभी कह रहे हैं कि कभी चांद तारों की तुलना मोती से करते हुए कभी कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देता है। पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ये सब मोती बिखरे हुए मोती सूर्य जो है सबको सवेरा होते ही सूरज निकलता है तो ये चांद तारे अपने आप
लुप्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर लेता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे नजर नहीं आते, है ना। और एक बार मैं कहूँगा इसके बारे में कि है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, कभी बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसी कि रात होती है तो पृथ्वी क्या है, मोतियों से करते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है, और उस मोती बिखरे हुए मोती को सूरज सुबह निकलने के बाद और फिर ये सब सूरज उनको बटोर लेता है। यानी सूरज उजाला होने के बाद हमें आकाश में मोती दिखाई नहीं देते, चंद्रमा और उनका प्रकाश दिखाई नहीं देता, और तारे भी दिखाई नहीं देते। अगली पंक्ति में, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तू जिससे उसका नया रूप छलकता है। फिर कभी क्या करें कि कभी कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरते हैं ये चांद तारे रूपी मोती, सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अरे बटोर लेने के बाद सूर्य जो है ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य को अपनी विश्राम देने वाली संध्या को उनको सौंप देता है, और फिर अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों को आभास कराने लगते हैं। इसमें रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकते नजर आते हैं। जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो जाते समय वो जाते समय क्या करता है कि शामदायिनी विरामदायिनी संध्या को सौंप जाता है, और जैसे जैसे सूरज ढल जाता है, अंधेरा होता है, रात होती है, तब वो पृथ्वी पूरी जगमगा उठती है। आकाश में अंबर में इन मोतियों को हम देख सकते हैं, चंद्रमा और उनके तारों को मोतियों को देख सकते हैं। आगे, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पंचवटी ने पंच वृक्षों की छाया में एक सुंदर पर्ण कुटी बनी है, घास से बनी हुई पर्ण कुटी दिखाई दे रही है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, उस शिला पर एक बड़े से पत्थर पर इसकी मूर्ति है। यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कहना है कवि का। कवि कह रहे हैं कि पंचवटी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि पंचवटी यानी वट के 5 वृक्ष, बड़े बड़े वट वृक्ष, वटों के 5 वृक्ष की छाया में घास फूस और पत्तों से छप्पर वाली जो यहाँ पर झोपड़ी बनी है, उसके सामने एक सुंदर शिला है, यानी बड़ा सा पत्थर है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। यह योद्धा कौन है? जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और कवि कह रहे हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, ये कौन धनुर है जो जाग रहा है? धनुर यानी तीरंदाज, तीर कमान चलाने वाला। जाग रहा है यह कौन धनुर जबकि सुंदर भवन भर सोता है, यानी सब सो जाते हैं, तब यह कौन है धनुषधारी? वो जाग रहा है इस रात्रि में, इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से छात्रों, मैत्री शरण गुप्त जो है प्रकृति के रचना करने वाले सबसे महान कवियों में उनकी रचना की जाती है, उनको महान कवि कहा जाता है। और फिर इस तरह से हमने उनकी रचना का अभ्यास किया है। पहली इकाई की जो पहली कविता यहाँ पर समाप्त होती है, और आगे के पाठ में इस पर हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे, और जो उसकी जो स्वाध्याय है उस प्रश्न की ओर समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कविता तुम अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और बार बार इसको पढ़ते रहो। अच्छी तरह से वर्णन यहाँ पर किया है कवि ने, बहुत ही सुंदर मनोहर वर्णन है जो मन को लुभाता है। और इस कविता को बार बार पढ़कर कंठस्थ करो, और इसके आधार पर जो प्रश्न है वो लिखना प्रारंभ करो। जो समझ में नहीं आया तो मुझे कल बताना, ठीक है।